गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा वेबसाइट पर डाला। इसमें 2019 से पहले की भी जानकारी। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 6,986 करोड़ के बॉन्ड कैश कराए। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से 16 मार्च को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। नए डेटा में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बॉन्ड्स की भी जानकारी शामिल है। आयोग ने 14 मार्च को 763 पेज की 2 लिस्ट में अप्रैल 2019 के बाद खरीदे या कैश किए गए बॉन्ड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की थी। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी, जबकि दूसरे में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने 14 मार्च को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को दी थी, जिसमें बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स नहीं थे। कोर्ट ने 15 मार्च को एसबीआई को नोटिस जारी कर 18 मार्च तक जवाब मांगा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महादेव सट्टा ऐप में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम पर हुई एफआईआर। मामले में कुल 21 आरोपी। ईडी बोली ऐप प्रमोटर्स ने हवाला से पैसे दिए। जी हां दोस्तों, महादेव सट्टा ऐप केस में ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अनुसंधान शाखा ने ईडी की शिकायत पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 21 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। इसमें ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल समेत कई अज्ञात पुलिस अफसर और करीबियों के नाम भी शामिल है। ईडी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि महादेव ऐप प्रमोटर्स को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। ऐप के प्रमोटर्स की ओर से कार्यवाही रोकने के लिए इन आरोपियों को बड़ी राशि नियमित रूप से प्रोटेक्शन मनी के रूप में दी गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नकवी बोले राहुल विपक्षी गठबंधन के लिए बोझ है, हर कोई प्रधानमंत्री बनने की होड़ में। राहुल ने कहा यह लड़ाई पार्टी नहीं विचारों की है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में समापन हो रहा है। मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम को इंडिया की रैली हुई। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत 15 से ज्यादा दलों के नेता इसमें शामिल हुए। विपक्षी दलों का लोकसभा चुनाव से पहले यह शक्ति प्रदर्शन भी है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि आने वाले चुनाव में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि इंडिया गठबंधन में आपस में ही खींचतान है, हर कोई प्रधानमंत्री बनने की होड़ में लगा है। राहुल गांधी तो पूरे गठबंधन के लिए ही बोझ बन गए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिद्धू मूसेवाला की मां ने बेटे को दिया जन्म। पिता ने सोशल मीडिया पर बच्चे की शेयर की फोटो, कहा परिवार स्वस्थ है। जी हां दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर किलकारियां गूंजी है। उनकी मां चरण कौर ने बेटे को जन्म दिया है। सुबह करीब 5 बजे भटिंडा के प्राइवेट अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू ने खुद यह जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने बच्चे का फोटो भी शेयर किया। फोटो के साथ उन्होंने लिखा कि शुभदीप को चाहने वाले लाखों फैंस के आशीर्वाद से ऊपर वाले ने शुभ के छोटे भाई को हमारी झोली में डाल दिया है। वाहिगुरु के आशीर्वाद से परिवार स्वस्थ है और सभी शुभ चिंतकों के प्यार के लिए आभारी हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मां बनने के लिए सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ तकनीक का सहारा लिया था। वह पिछले 3-4 महीने से अपने घर से बाहर भी नहीं निकली थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। यूट्यूबर एल्विश यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। एनडीपीएस एक्ट में 10 साल तक हो सकती है जेल। जी हां दोस्तों, सांप के जहर की तस्करी के मामले में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। नोएडा पुलिस ने इस मामले में उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके सूरजपुर कोर्ट में पेश किया। इससे पहले जिला अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच भी कराई गई। यूट्यूबर की गिरफ्तारी के बाद उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस वालों के साथ मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले साल इस मामले के खुलासे के बाद नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इनके नाम राहुल, टिटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ हैं। इन 5 की गिरफ्तारी बीजेपी नेता मेनका गांधी की एनिमल वेलफेयर संस्था पीएफ की तरफ से की गई थी। इसके बाद राहुल ने एल्विश की करतूतों के बारे में खुलासा किया था। पुलिस ने उस वक्त यूट्यूबर को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तब गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कपिल सिब्बल ने दावा किया जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं होगा। बोले चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वफादार, केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव न कराना असंवैधानिक है। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार यानी कि 17 मार्च को दावा किया कि जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना और फिर चुनाव न करना असंवैधानिक है। सिब्बल ने चुनाव आयोग पर भाजपा के प्रति झुकाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए आयोग की वफादारी खुलेआम दिख रही है, इसलिए चुनाव 7 चरण में हो रहे हैं ताकि भाजपा संसाधनों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। वहीं दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है, इसका फायदा सीधा भाजपा को हुआ। आरएसएस और भाजपा बताए इस करप्शन पर क्या कहेंगे, उन्हें जवाब देना चाहिए। ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर रेड करती है। अरविंद केजरीवाल आज नहीं तो कल गिरफ्तार हो ही जाएंगे। वहीं उन्होंने नोटबंदी पर भी कहा। उन्होंने कहा कि
हिंदुस्तान में दो बहुत बड़े स्कैम हुए। एक नोटबंदी, जहां करोड़ों रुपए का कैश बदल दिया गया, उनकी आज तक जांच नहीं हुई, तो बहुत बड़ा स्कैम था। उससे भी बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड है। इस स्कैम से भाजपा दुनिया में सबसे अमीर पार्टी बनकर उभरी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मतगणना की तारीख बदली गई, अब इस डेट को होगी काउंटिंग। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होंगे, लेकिन इन दोनों प्रदेशों की मतगणना की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। अब वोटों की गिनती 2 जून को होगी, जबकि दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें, चुनाव आयोग ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया था। सभी 60 सीटों के लिए एक ही चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती पहले 4 जून को होनी थी, लेकिन अब इसमें फेरबदल किया गया है। अब यहां काउंटिंग 2 जून को होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के साथ मारपीट पर आया विदेश मंत्रालय का बयान। जी हां दोस्तों, गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कैंपस में शनिवार की रात विदेशी छात्रों से हुई मारपीट को विदेश मंत्रालय ने भी संज्ञान में लिया है। रविवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि कल अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंसा की घटना हुई। राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही है। बयान में आगे कहा गया है कि शनिवार को हुई झड़प में 2 विदेशी छात्र घायल हुए थे। उनमें से एक छात्र को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मामले को लेकर विदेश मंत्रालय गुजरात सरकार के संपर्क में है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर GS मलिक के मुताबिक यह पूरा विवाद कैंपस में नमाज पढ़ने को लेकर शुरू हुआ था। कुछ लोगों ने विदेशी छात्रों के नमाज पढ़ने का विरोध किया था, जिसके बाद 2 गुटों में संघर्ष की स्थिति बन गई। 2 घायल छात्रों में से एक तजाकिस्तान और दूसरा श्रीलंका का है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव बॉन्ड न हुआ तो इलेक्शन में काला धन आएगा, एनडीटीवी से बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ एक खास इंटरव्यू में चुनावी बॉन्ड को लेकर भी मुखरता से जवाब दिया और कहा कि चुनावी बॉन्ड न हुआ तो इलेक्शन में काला धन आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि चुनावी बॉन्ड से बेहतर क्या है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल को ईडी के 2 नए समन जारी हुए। आम आदमी पार्टी ने बताया दिल्ली सीएम को गिरफ्तार करने का बैकअप प्लान तैयार कर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने 2 नए समन में भेजे हैं, जिनमें एक दिल्ली शराब नीति मामले में और दूसरा दिल्ली जल बोर्ड घूस से संबंधित है। केजरीवाल की कैबिनेट सहयोगी आतिशी ने कहा कि कोई नहीं जानता कि यह डीजेपी यानी कि दिल्ली जल बोर्ड मामला किस बारे में है। यह किसी भी तरह केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने का बैकअप प्लान लगता है। दोस्तों केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मामले में सोमवार को और शराब नीति मामले में गुरुवार को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। उन्होंने शराब नीति मामले में अब तक 8 समन को अवैध बताते हुए उन्हें तवज्जो नहीं दी और पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर पूछताछ के लिए पेश न होने के मामले में जमानत दे दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने इस मामले में दिया FIR दर्ज करने का आदेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई है। यूपी की MP MLA कोर्ट ने वजीरगंज पुलिस थाने को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल दोस्तों, स्वामी प्रसाद ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसी मामले में कोर्ट ने हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए पूर्व सपा नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक विरोध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव मौर्य के खिलाफ विवादित बयान की जांच के आदेश दिए। दोस्तों आपको बता दें कि शिकायतकर्ता रागिनी रस्तोगी का आरोप है कि पिछले साल 15 नवंबर को अखबारों में छपे उनके एक बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जयशंकर बोले अमेरिका ने CAA को समझे बिना ही टिप्पणी कर दी। कहा दुनिया के बयानों से लगता है कि भारत का कभी विभाजन ही नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत के इतिहास को लेकर अमेरिका की समझ पर सवाल उठाए हैं। CAA पर अमेरिका के बयान को लेकर जयशंकर ने कहा कि यह टिप्पणी CAA को समझे बिना ही की गई है। कानून का मकसद भारत के विभाजन के दौरान पैदा हुई समस्याओं के हल को निकालना है। भारतीय मीडिया इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में विदेश मंत्री ने आगे कहा कि मैं अमेरिका के लोकतंत्र की खामियां या उनके उसूलों पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं आप हमारे इतिहास के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठा रहा हूं। अगर आप दुनिया के कई हिस्सों से दिए जा रहे बयानों को सुनेंगे तो ऐसा लगता है जैसे भारत का विभाजन कभी हुआ ही नहीं, जैसे देश में कभी इसकी वजह से कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसका CAA ने हल दिया है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर।
जोमेटो को 8.57 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला। गुजरात के टैक्स डिपार्टमेंट ने की डिमांड। कंपनी का मार्केट कैप 1.39 लाख करोड़। जी हां दोस्तों, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो को 8.57 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी ऑर्डर मिला है। गुजरात स्टेट टैक्स के डेप्यूटी कमिश्नर ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के संबंध में कंपनी को यह ऑर्डर जारी किया। जोमेटो ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि ऑर्डर में कंपनी से 4,11,68,604 रुपए के जीएसटी का पेमेंट करने को कहा गया है। इसके साथ ही 4,04,42,232 रुपए का ब्याज और 41,66,860 रुपए का जुर्माना भरने को भी कहा गया है। टोटल यह अमाउंट 8,57,77,696 रुपए का होता है। यह आदेश जीएसटी रिटर्न और अकाउंट्स के ऑडिट के बाद आया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मदर डेयरी 2 नए प्रोसेसिंग प्लांट बनाएगी, 650 करोड़ रुपए खर्च करेगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी। जी हां दोस्तों, दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में प्रमुख दूध सप्लायर मदर डेयरी 2 और नए प्लांट्स बनाने के लिए करीब 650 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। नए प्लांट में कंपनी दूध और फलों को प्रोसेस करेगी। कंपनी इससे बढ़ती मार्केट डिमांड को पूरा करेगी। इसके अलावा मदर डेयरी अपनी मौजूदा प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 100 करोड़ और इन्वेस्ट करेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इस बात की जानकारी दी है। मदर डेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष मंदलिस ने कहा कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कस्टमर्स तक पहुंच बढ़ाने के लिए अपने प्रमुख जगहों पर अपनी डेयरी और F&V यानी कि फल और सब्जियां फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोसेसिंग कैपेसिटी के विस्तार के लिए 750 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जीतू पटवारी बोले मंगलवार को आएगी कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट। पीसीसी चीफ ने कहा 19 मार्च को दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद हो जाएगा ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि हम 2 दिन में एमपी की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देंगे। उन्होंने यह बात रविवार सुबह अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज औपचारिक तौर पर मुंबई में खत्म हो रही है। कांग्रेस के तमाम नेता इस यात्रा से फ्री हो जाएंगे। पार्टी आलाकमान ने निर्देश दिया है कि जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने वाले हैं उनको लेकर स्टेट टीम और स्क्रीनिंग कमेटी के साथ चर्चा कर सिंगल नाम फाइनल कर लें। इससे पहले पटवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ चर्चा की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा को हर हाल में विराट कोहली चाहिए। टी20 वर्ल्ड कप को लेकर कीर्ति आजाद का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2 जून से लेकर 29 जून तक वेस्टइंडीज और यूएसए में खेला जाएगा। इस टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। साथ ही विराट कोहली का क्या इस वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा होंगे या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है। इसे लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। हाल ही में अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ में एक रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोहली टी20 वर्ल्ड कप से बाहर रह सकते हैं क्योंकि उन्हें टी20 के लिए सही नहीं समझा जा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कोहली को वर्ल्ड कप के लिए तभी देखा जाएगा जब वो आईपीएल में कोई दमदार प्रदर्शन करके दिखाएंगे। कोहली को लेकर आखिरी फैसला मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ही लेंगे क्योंकि बाकी अधिकारी इस मामले में नहीं पड़ना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोटा में कांग्रेस नेता अमीन पठान हुए गिरफ्तार। वन विभाग की टीम से की थी गाली गलौच। राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, कोटा के अनंतपुरा थाने में कांग्रेस नेता अमीन पठान के खिलाफ दर्ज राज्यकार्य में बाधा के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अमीन पठान को गिरफ्तार कर लिया। रविवार शाम को 5 बजे अमीन पठान को गिरफ्तार कर थाने लाया गया था और कुछ ही देर में पुलिसकर्मी ने अमीन को कोर्ट में पेश कर दिया। दोस्तों आपको बता दें, अमीन पठान आरसीए के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अमीन और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा शनिवार को दर्ज हुआ था। पुलिस के अनुसार वन विभाग के रेंजर संजय नागर ने शिकायत दी थी जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिंधिया ने गुना में लगाए चौके छक्के। विधायक पन्नालाल शाखे के लिए बोले इनकी शैली अद्भुत। योवरकर गुगली फेंक कर चुप बैठ जाते हैं। जी हां दोस्तों, गुना जिले के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्रिकेट में हाथ आजमाया। शनिवार देर रात 12 बजे वे जैन प्रीमियर लीग में शामिल हुए। मैदान में बल्ला पकड़कर चौके और छक्के जड़े। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। यहां मंच पर मौजूद गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य के लिए उन्होंने कहा कि शाक्य जी की शैली अद्भुत है। कथावाचक के रूप में रहते हैं, या तो योवरकर फेंकते हैं या गुगली फेंकते हैं। योवरकर और गुगली फेंकने के बाद आराम से चुपचाप जाकर बैठ जाते हैं। वहीं दोस्तों रविवार सुबह सिंधिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। सरस्वती शिशु मंदिर में हिंदी साहित्य भारती के कार्यक्रम में भी वह शामिल हुए।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 7 फेज में चुनाव पर विपक्ष के सवाल, टीएमसी बोली बड़ी जेब वाली पार्टी को फायदा होगा। खड़गे बोले मोदी को प्रचार का ज्यादा मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव का शेड्यूल बताते हुए ऐलान किया कि देश में इस बार 7 फेज में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। पहली वोटिंग के ठीक 46 दिन बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। चुनाव के लंबे शेड्यूल को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि 7 फेज तक चुनाव को खींचने से बड़ी जेब वाली पार्टियों को फायदा मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि यह चुनाव 3 से 4 फेज में ही हो सकते थे। 7 फेज का मतलब है मोदी को पूरे देश में घूमना है, इससे उनको प्रचार के लिए ज्यादा मौका मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 2 दिन में योद्धा ने कमाए 10.26 करोड़। बस्तर के कलेक्शन में 65% उछाल। दूसरे शनिवार शैतान ने किया 9.12 करोड़ का बिजनेस। जी हां दोस्तों, सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा की कमाई में दूसरे दिन 41.41% की ग्रोथ हुई। जहां शुक्रवार को इस फिल्म ने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे, वहीं शनिवार को इसने 6.01 करोड़ का बिजनेस किया। इसके साथ ही फिल्म ने 2 दिन में 10 करोड़ 26 लाख रुपए की कमाई कर ली है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ योद्धा के साथ रिलीज हुई अदा शर्मा स्टार बस्तर के कलेक्शन में भी दूसरे दिन 65% की ग्रोथ देखने को मिली। इंडस्ट्री ट्रैकर सैचनिकल के मुताबिक शुक्रवार को फिल्म ने 40 लाख रुपए का बिजनेस किया, वहीं शनिवार को इसमें 65 लाख रुपए कमाए। 2 दिनों में फिल्म ने 1 करोड़ 15 लाख रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म की ऑक्यूपेसी 12.58% रही है। वहीं दोस्तों शैतान ने अपने दूसरे शनिवार को 9 करोड़ 12 लाख रुपए का बिजनेस किया। इस तरह अपने दूसरे हफ्ते में चल रही इस फिल्म ने शनिवार को रिलीज हुई 2 नई फिल्मों से भी ज्यादा कमाई की। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अब तक 95 करोड़ 84 लाख रुपए कमा लिए हैं। वहीं शैतान के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो शनिवार तक इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीबन 138 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोहम्मद कैफ ने रोहित द्रविड़ को ठहराया वर्ल्ड कप 2023 में हार का जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम और कप्तान रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ा मिशन वनडे वर्ल्ड कप 2023 था। मेगा इवेंट की शुरुआत से ही भारतीय टीम ट्रॉफी की दावेदार नजर आई थी। रोहित एंड कंपनी ने सेमीफाइनल समेत लगातार 10 मुकाबले जीते, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को पटकनी दे दी, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए। इस पर अब पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी अपनी बात रखी है। मोहम्मद कैफ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं वहां रोहित शर्मा के साथ 3 दिन तक था। रोहित शर्मा और कोच द्रविड़ वहां की पिच को लगातार देख रहे थे। उन्होंने पिच पर काफी समय भी बिताया था। मुझे पर्सनली यह लगा कि पिच के कलर में बदलाव हो रहा है। मैंने बदलाव होते हुए देखा है। पिच पर घास और पानी की कमी थी। भारत ने यह सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया को एक स्लो पिच दी जाए, जो बाद में भारत पर ही भारी पड़ गया। इससे समझ आता है कि आपने जिस चीज पर विश्वास किया वो जरूरी नहीं सही हो। वहीं दोस्तों मोहम्मद कैफ ने आगे कहा कि पिच पर घास और पानी नहीं होने के कारण पिच काफी स्लो हो गई थी। यह सच है। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। लोगों ने कहा था कि क्यूरेटर ने अपना काम अच्छे तरीके से नहीं किया है। हमने भी कुछ नहीं कहा, सब बकवास है। अब आप पिच को लगातार देख रहे हो तो आपको क्यूरेटर से बातचीत करनी चाहिए। आपने बस 2 लाइन कही कि पिच पर पानी नहीं डालें और घास को कम कर दें। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष कौन है इस वक्त, तो जल्दी से उनका नाम उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।